देखो, JCERT चैप्टर 2 हिस्ट्री क्लास 9 यूरोप में पाठ करना है कि यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। पहला सवाल है, रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे? तो रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले थे। सामाजिक हालात कैसे थे? ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी मानने वाले बहुमत में थे, माने ये सबके मानने के वाला में ज़्यादा रहे। वहाँ कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी रहते थे। किसन नाम है। दूसरा है, देख आर्थिक हालात कैसे थे? 85% जनता खेती बाड़ी करती थी, उद्योग कम थे, रेल का विस्तार नहीं हुआ था, सबसे बड़ा अनाज निर्यातक था। और राजनीतिक कारण है, राजनीतिक व्यवस्था, रूस में निरंकुश राजतंत्र था। रूस में जार निकोलस II का शासन था। वहाँ सत्ता पर राजा, सामंत, कुलीन वर्ग का अधिकार था। रूस में सभी राजनीतिक पार्टी को गैर कानूनी घोषित किया गया था। अब देखो दूसरा सवाल क्या बोलता है, 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन स्तरों पर भिन्न थी? तो 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप से निम्न स्तर पर भिन्न थी। देख का स्तर होकर किसान कर देख, आबादी का पहला हिस्सा यानी बड़ा हिस्सा लगभग 85% कृषि पर निर्भर थे। किसान लगान नहीं देते थे, ना ही कुलीन सामंतों का सम्मान करते थे। कुछ किसान भय के कारण लगान एवं नवाबों का सम्मान करते थे, डर से करते रहे। देख महिला मन का स्थिति रहे, महिला घर की सारी जिम्मेदारी निभाती थी, घर के सारे काम एवं मजदूरी भी करती थी। 1914 में फैक्ट्री में 31% महिला मजदूर थी। मजदूर मन का स्थिति रहे, पुरुष मजदूर एवं कारीगर होते थे। पुरुष मजदूर एवं कारीगर होते थे, उन्हें अधिक काम कराया जाता था एवं वेतन कम दिया जाता था। वेतन दे महिलाओं को पुरुष के वेतन का आधा या 3/4 वेतन दिया जाता था। तीसरा सवाल बताओ, 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया? इसके कारण देखो, जार का शासन खत्म होने के कारण रहे, रूस में जार का निरंकुश शासन करना, सभी राजनीतिक पार्टी को गैर कानूनी घोषित किया जाना, ड्यूमा को लगातार भंग करना, थर्ड ड्यूमा से बोल्शेविक एवं मजदूरों को निकाल देना, गोपेन के नेतृत्व में गई जुलूस पर गोलियां चलवा देना। यानी 1917 में जार का शासन खत्म होने के ये सब कारण थे। अगला सवाल है, 2 सूचियां बनाई हैं। एक सूची में फरवरी क्रांति की मुख्य घटनाओं और प्रभावों को लिखे, और दूसरी सूची में अक्टूबर क्रांति की मुख्य घटनाओं और प्रभावों को लिखे। यानी फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति दोनों के बारे में लिखे है। तो फरवरी क्रांति 1977 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद में हालात बिगड़ गए। फरवरी 1917 में मजदूरों के क्वार्टरों में खाने की अत्यधिक किल्लत अनुभव की गई। संसदीय प्रतिनिधि जार की ड्यूमा को बर्खास्त करने की इच्छा के विरुद्ध थे। देख फरवरी क्रांति का प्रभाव, फरवरी क्रांति के बाद जनसाधारण तथा संगठनों की बैठकों पर से प्रतिबंध हटा लिया गया। मैत्रनाथ सोवियत की तरह ही सभी जगह सोवियत बन गई। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के नेता व्लादिमीर लेनिन देश निकाले से रूस वापस लौट आए। उसने अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाने वाली 3 मांगे रखी। उसके बाद लास्ट कारण है, उसने इस बात पर भी जोर दिया कि अब अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। अक्टूबर क्रांति देखो, अक्टूबर क्रांति अंतरिम सरकार तथा बोल्शेविकों के मतभेद के कारण हुई। सितंबर में व्लादिमीर लेनिन ने विद्रोह के लिए समर्थकों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। 16 अक्टूबर 1917 को उसने पेट्रोग्राद सोवियत तथा बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर सामाजिक कब्जा करने के लिए मान लिया। सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन ट्रटस्की के नेतृत्व में एक सैनिक क्रांतिकारी सैनिक समिति नियुक्त की गई। जब 24 अक्टूबर को विद्रोह हुआ, प्रधानमंत्री केरस्की ने स्थिति को नियंत्रण से बाहर होने से रोकने के लिए सैन्य टुकड़ियों को लाने हेतु शहर छोड़ा। क्रांतिकारी समिति ने सरकारी कार्यालयों
पर हमला बोला। औरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी की और 24 तारीख की रात को शहर पर बोल्शेविकों का नियंत्रण हो गया। थोड़ी सी गंभीर लड़ाई के उपरांत बोल्शेविकों ने मॉस्को पत्रनाथ क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण पा लिया। अच्छा सवाल बोलता है, बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति का फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए? तो अक्टूबर क्रांति के बाद बोल्शेविकों द्वारा किए गए कई बदलाव में शामिल हैं। बोल्शेविकों निजी संपत्ति के पक्षधर नहीं थे, अतः अधिकतर उद्योगों एवं बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया और किसानों को उस भूमि पर कब्जा करने दिया गया जिस पर वे काम करते थे। शहरों में बड़े घरों के परिवार की आवश्यकता के अनुसार हिस्से कर दिए गए। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी, इसको बोल्शेविक रख दिया गया। नवंबर में संविधान सभा के चुनाव में बोल्शेविकों की हार हुई और जनवरी 1918 में जब सभा ने उनके प्रस्तावों को खारिज कर दिया तो लेनिन ने सभा बर्खास्त कर दी। रूस एक दलीय देश बन गया और ट्रेड यूनियनों को पार्टी के नियंत्रण में रखा गया। उन्होंने पहली बार केंद्रीयकृत नियोजन लागू किया जिसके आधार पर पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। छठवां है, निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में लिखना है। कुलक किसको बोलते हैं? कुलक रूस के धनी किसान थे। स्टालिन का विश्वास था कि वे अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज इकट्ठा कर रहे थे। कुलकों पर 1928 में छापे मारे गए और उनके अनाज के भंडारों को जब्त कर लिया गया। कुलक गरीब किसानों के वर्ग शत्रु थे। इन कुलकों का सफाया करने के लिए सामूहिकीकरण कार्यक्रम चलाना पड़ा और सरकार द्वारा नियंत्रित बड़े खेतों की स्थापना करनी पड़ी। ड्यूमा जो था 1905 की क्रांति के दौरान जार ने रूस में परामर्शदाता संसद के चुनाव की अनुमति दे दी। रूस की इस निर्वाचित परामर्शदाता संसद को ड्यूमा कहा गया। ठीक है। रूसी क्रांति के दबाव में 6 अगस्त 1905 को गठित यह संस्था प्रारंभ में परामर्शदात्री मानी गई थी। अक्टूबर घोषणा पत्र में जार निकोलस द्वितीय ने इसे वैधानिक शक्तियां प्रदान की। गांव में है 1900 से 1930 के बीच महिला कामगार। तो 1900 से 1930 के बीच महिला मजदूरों ने रूस के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिला कामगार ने 1974 तक कुल कारखाना कामगार शक्ति का 31% भाग बन चुके थे, किंतु उन्हें पुरुषों की अपेक्षा कम मजदूरी दी जाती थी। महिला कामगारों को न केवल कारखानों में काम करना पड़ता था अपितु उनके परिवार एवं बच्चों की भी देखभाल करनी पड़ती थी। उदारवादी। रूस के उदारवादी वे लोग थे जो ऐसा देश चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिले। ये वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरुद्ध थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा के पक्ष में थे। वे प्रतिनिधित्व करने वाली निर्वाचित संसदीय सरकार के पक्षधर थे जो शासकों एवं अफसरों के प्रभाव से मुक्त हो तथा सुप्रशिक्षित न्यायपालिकों द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए, किंतु वे लोकतंत्रवादी नहीं थे। वे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में विश्वास नहीं रखते थे। सब खराब भी हो जाता है ना।